नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक सुप्रीम सुनवाई चल रही है और एसआईआर के पक्ष में खिलाफ में जो याचिकाएं लगाई गई हैं, इन याचिकाओं पर और लगातार पिछले 7 महीने से आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस पर ढेर सारी दलीलें पेश की गई। अब तो राज्यों की तरफ से भी याचिकाएं लगाई गई हैं अलग अलग राज्यों में। और चूंकि ये 13 राज्य, एक राज्य पहला जहां पर इसकी शुरुआत हुई थी वो बिहार था, और इसके बाद 12 राज्य और हैं जहां पर यहां सुनवाई की शुरुआत हुई, जिसमें 12 राज्यों में प्रमुख रूप से 4 वो राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर 5 राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं। अगले महीने हो सकता है इस चुनाव की घोषणा हो जाए, अप्रैल मई में चुनाव संपन्न करा दिए जाए, समाप्त करा दिए जाए, पूरे करा दिए जाए। लेकिन उससे पहले एसआईआर को लेकर जो अफरा तफरी का आलम है, उसमें ये 4 राज्य भी महत्वपूर्ण रूप से हैं, जिसमें से तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल ने याचिकाएं लगाई हैं। आज तमिलनाडु की तरफ से जो याचिका है उस पर भी सुनवाई हुई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग राज्यों में एसआईआर को लेकर जो चुनौतियां पेश की गई हैं उन चुनौतियों पर भी सुनवाई की। और अब चूंकि सुनवाई जो है वो मुख्य एसआईआर, यानी शुरुआत में जो बिहार में जो एसआईआर की शुरुआत हुई थी और उसको संवैधानिक चुनौती पेश करते हुए जो 11 याचिकाएं लगी थी, उन याचिकाओं पर सुनवाई अब शुरू हो चुकी है। और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण इस पर अपनी बात रख रहे हैं, अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। हमारे साथ ही इधर अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और क्या कुछ चल रहा है उधर सुप्रीम कोर्ट में, अमलेंदु जी ये बताइए। और वोटरों को लेकर, महिला वोटर हो चाहे पुरुष वोटर हो, वोटरों की कमी कैसे आ गई, इन सब पे कल चर्चा हो रही थी। खासकर महिला वोटरों की संख्या में कैसे कमी आई है, कैसे डेमोग्राफिक रूप से यहाँ चेंजेस हम लोग देख रहे हैं, इन सब की बात कल भी हुई थी। कल 3 वकीलों ने प्रमुख रूप से अपनी बात रखी थी, अमलेंदु जी आपको याद होगा, जिसमें गोपाल शंकर नारायण भी थे और उनसे पहले कपिल सिब्बल थे, और सबसे आखिर में एक वकील और थे, विजय हंसारिया थे, वो चुनाव आयोग की तरफ से। हाँ, चुनाव आयोग के समर्थन में थे, मतलब चुनाव आयोग के समर्थन में विजय हंसारिया थे। तो ये 3 वकीलों ने अपनी अपनी बातें रखी थी, पहले विजय हंसारिया ने, फिर कपिल सिब्बल ने, फिर गोपाल शंकर नारायण ने। हाँ, और चौथा जो नाम मैं भूल रहा था वो योगेंद्र यादव का था। योगेंद्र यादव ने भी अपनी याचिका लगाई है और योगेंद्र यादव ने वहां पर बहुत सारी बातें रखी। और आज जब इसकी शुरुआत हुई है तो अब आखिर में बिल्कुल इसकी शुरुआत हुई है। 4 बजे तक आप जानते हैं कि कोर्ट में सुनवाई होती है। कल भी लगभग 4:30 बजे तक सुनवाई हुई थी। आज कितने बजे तक सुनवाई होती है देखा जाएगा। लेकिन प्रशांत भूषण क्या कुछ कह रहे हैं अमलेंदु जी यहाँ पे? जी राजीव, प्रशांत भूषण ने भी आज अपनी जो बहस की शुरुआत की, वो अपनी दलील पेश करना शुरू किया। उसकी शुरुआत भी उन्होंने महिला मतदाताओं से ही शुरू की और उन्होंने कहा कि एसआईआर से महिला मतदाताओं की संख्या में काफ़ी कमी आई है, क्योंकि चुनाव आयोग नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा पहले के एसआईआर में कभी नहीं हुआ। जब आप वोटर पर गिनती का फॉर्म भरने का बोझ डालते हैं तो जो लोग कमज़ोर हैं, और हमारे भारतीय समाज में महिलाएं कमज़ोर ही हैं, इसलिए उनमें से कई लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। जो प्रवासी मजदूर कुछ समय के लिए काम के लिए बाहर जाते हैं और वापस आते हैं, वे लोग भी फॉर्म नहीं भर पाते हैं, इसलिए यह स्ट्रक्चरल समस्या पैदा हुई है। और उन्होंने कहा कि यूपी की कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़कर जहां उन्होंने नई लिस्ट बनाने के लिए विस्तार से कारण बताया, ऐसा देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ और यह बहुत जल्दबाजी में किया गया है। दूसरा, चुनाव आयोग का तर्क है कि धारा 324 जो है, मतलब अनुच्छेद 324 जो है, हमें किसी भी तरह से काम करने की पूरी आज़ादी देता है। तो वे कहते हैं कि हम संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून से बंधे नहीं हैं, किसी भी नियम से, अपने खुद के मैनुअल से भी नहीं, और हम जो चाहें कर सकते हैं। इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी अथॉरिटी मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती। और नागरिकता का मुद्दा, ईआरओ नागरिकता कैसे तय करेगा? बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट को छोड़कर दूसरे डॉक्यूमेंट्स नागरिकता का सबूत नहीं है। तो अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट नहीं है तो ईआरओ इसको कैसे तय करेगा? 2003 के एसआईआर में चुनाव आयोग का यह निर्देश है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करना एन्यूमरेटर का काम नहीं है। हालांकि उनके पास उम्र या सामान्य निवास के संबंध में रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बाहर करने की शक्ति है। पूरा मुद्दा यह था कि नागरिकता साबित करने का बोझ आप पर नहीं है, और अगर आप अपनी पहचान, अपने निवास और अपनी उम्र के बारे में किसी तरह के दस्तावेज दिखाते हैं तो वह काफ़ी है। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का एफिडेविट देना होगा और यह किसी और को साबित करना होगा कि आप नागरिक नहीं हैं। शर्त यह है कि अगर यह झूठ पाया जाता है तो आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
ईआरओ कैसे विचार करेगा? वह कोई कोर्ट नहीं है। अगर कोई दावा कर रहा है तो उसे मौके को दस्तावेजी सबूतों के लिए कोर्ट की तरह काम करना होगा, जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन भी शामिल है। मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग ने 2003 में कहा था कि न्यूमरेटर को नागरिक तय नहीं करना चाहिए, उसे उस मुद्दे को फ्लैग करके संबंधित अधिकारी को भेजना चाहिए, जो सभी सबूतों पर विचार करने के बाद फैसला करेगा। फिर प्रशांत भूषण ने अगला तर्क दिया कि वोट देने का संवैधानिक अधिकार मनमाने ढंग से नहीं छीना जा सकता, ये एक ट्रिब्यूनल का काम है और बोलने का आदेश पास करना होगा। अगला मुद्दा पारदर्शिता का है। सभी स्टेज पर वोटर लिस्ट उपलब्ध होनी चाहिए। ओरिजिनल वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट रोल, हटाए गए लोगों के नाम और उन्हें हटाने के कारण उनके अपने मैनुअल में यह दिया गया है कि चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर नाम जोड़ने, नाम हटाने की हर एप्लीकेशन और कमीशन द्वारा पास किए गए हर ऑर्डर को रोजाना डालना होगा। वे इसे वेबसाइट पर क्यों नहीं डाल सकते ताकि लोग देख सकें? और ये सर्च करने लायक और मशीन से पढ़ने लायक होना चाहिए। मशीन से पढ़ने लायक होने से यह प्राइवेसी का उल्लंघन किस तरीके से होता है? आप डुप्लीकेट को पहले फोटोग्राफिक पहचान और डेमोग्राफिक पहचान के आधार पर फ्लैग करके हटा सकते हैं। इसका मतलब है कि एक ही पता, एक ही नाम, एक ही पिता का नाम या एक ही फोटो, और उसके बाद आप जाकर वेरीफाई करें कि ये व्यक्ति है या नहीं। ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? एआई बहुत आगे बढ़ गया है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्रशांत भूषण ने सुझाव दिया राजीव जी। और फिर उन्होंने कहा कि सोशल ऑडिट जिसमें ईआरओ ग्राम सभा वगैरह में जाएगा, वहाँ वह सबको बुलाएगा, फिर पुराने रोल में से नाम पढ़ेगा और लोग उसे बताएंगे कि वह व्यक्ति मर गया है, यह व्यक्ति कहीं और चला गया है या यह व्यक्ति यहाँ है ही नहीं। यह इंटेंसिव रिवीजन को करने का सबसे अच्छा और पक्का तरीका है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन, यानी सीधे सीधे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात हो रही है। उसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? और ये प्रशांत भूषण ने अब सब अपनी अपनी बात यहाँ रख रहे हैं। आज लग रहा है मेरे को अमलेंदु जी की ये फाइनल हियरिंग चल रही है, क्योंकि फाइनल हियरिंग चल रही है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो इन्होंने अपनी बात रखी, यानी प्रशांत भूषण ने अपनी बात रखी। और प्रशांत भूषण जो अपनी दलील दे रहे हैं उसमें पारदर्शिता के मुद्दे की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं सोशल ऑडिट की बात भी कर रहे हैं और डुप्लीकेट को के लिए, उसके लिए फोटोग्राफिक पहचान कैसे की जाए, ये सारी बातें इन्होंने रखी है। सामाजिक ऑडिट की बात इन्होंने की है, ईआरओ ग्राम सभा जो अभी आप बता भी रहे थे, इन सब की बात उन्होंने की। बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर प्रशांत भूषण ने कही हैं और डुप्लीकेट वोटर को कैसे यहाँ पर पहचाना जाए और इसके लिए एआई का कैसे इस्तेमाल हो सकता है, ये सारी चीज़ें ये सर्च करने लायक और मशीन से पढ़ने लायक होना चाहिए कह रहे हैं। और मशीन से पढ़ने लायक यानी ये जो सूची है, लिस्ट है, इसकी बात कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट जो आप बना रहे हैं सर्चेबल हो और मशीन रीडेबल हो, ये कह रहे हैं। मशीन से पढ़ने लायक होने से ये प्राइवेसी का उल्लंघन कैसे होता है ये भी बताइए। यहां कह रहे हैं आप डुप्लीकेट को पहले फोटोग्राफिक पहचान और डेमोग्राफिक पहचान के आधार पर फ्लैग करके हटा सकते हैं। इसका मतलब है कि एक ही पता, एक ही नाम, एक ही पिता, एक ही माता, ये सारे अगर एक साथ है, एक ही मिल रहे हैं और 4 जगह है, 2 जगह है, तो आप उसको पहचान सकते हैं। अभी आप जो दे रहे हैं इसमें आप पहचान नहीं पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और उसके बाद आप उसको उसके घर जाकर उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये व्यक्ति है या नहीं है। ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है? ये साफ साफ यहां प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि एआई बहुत आगे बढ़ गया है और इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता है। सामाजिक ऑडिट जिसमें ईआरओ ग्राम सभा आदि में जाकर सभी को बुलाता है और फिर पुरानी सूची में से नाम पुकारता है, लोग उसे बताते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, यह व्यक्ति कहीं और चला गया है, ये बातें होती हैं, ये व्यक्ति है ही नहीं। गहन पुनरीक्षण करने का ये सबसे अच्छा, सबसे निश्चित तरीका है जो यहाँ पर बता रहे हैं प्रशांत भूषण। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रशांत भूषण रख रहे हैं, कह रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो परिस्थिति, एक स्थिति दूसरी निर्मित होती है कि यहाँ अब प्रशांत भूषण बैठ जाते हैं अमलेंदु जी और बृंदा ग्रोवर खड़ी होती हैं। बृंदा ग्रोवर भी याचिकाकर्ताओं में से एक हैं, यानी याचिकाकर्ताओं के वकीलों में से एक हैं, पीयूसीएल की तरफ से बृंदा ग्रोवर हैं और कह रही है बृंदा ग्रोवर की सबसे मजबूत तर्क ये है कि ये प्रक्रिया जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये धारा 21 के तहत की गई है और ये किसी भी नियम या कानून से मुक्त है, इसलिए ये प्रक्रिया विधायी प्रकृति की है। यहाँ पर साफ साफ यही तर्क दिया था उन्होंने राकेश द्विवेदी, राजीव जी, पिछली सुनवाई को जब उनके अपना पक्ष रख रहे थे कि हमारा जो ये ऑर्डर है 24 जून 2025 का बिहार में एसआईआर कराने का, ये लेजिस्लेटिव प्रकृति का है, विधायी प्रकृति का है। इसी को ये वृंदा ग्रोवर कह रही है। ये सबसे अच्छा तर्क तो ये दिया गया कि ये कार्रवाई सेक्शन 21 के तहत हो रही है और ये किसी भी नियम या कानून से बंधी नहीं है, इसलिए ये विधायी प्रकृति की। और फिर चुनाव आयोग ने एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन की आड़ में कानूनी बदलाव किया है।
तो कार्यकारी अधिसूचना की आड़ में, हाँ, एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन की आड़ में एक वैधानिक संशोधन किया है, यानी कानूनी यहां पर संशोधन कर दिया है, और उन्हें ऐसा करने का अधिकार कहां से मिला? ये सवाल पूछ रही हैं बृंदा ग्रोवर कि उनको आप धारा 21 की आड़ में जो आपने वैधानिक संशोधन कर दिया है, कानूनी तौर पे आपने जो संशोधन किया है इसमें, वो कैसे आपको मिल गया? ये करने का अधिकार आपको कहां से मिल गया? क्योंकि ये अधिकार देने वाली जो जगह है वो संसद है। वो ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सकते हैं जो उन्हें ये अधिकार देता हो। ये कह रही, चैलेंज कर रही है कि ऐसा कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट मुझे पेश करके आप बता दीजिए कि यह अधिकार आपको मिलता है। ये कह के वो बैठती हैं और फिर शादान फरासत खड़े होते हैं, शायद यही है। जी हाँ, बिल्कुल। फरासत क्या कहते हैं? शादान फरासत खड़े होते हैं और शादान फरासत भी आगे बात करते हैं। और फिर शादान फरासत कहते हैं कि नागरिकता जो है अधिकारों की एक छतरी है जिससे कई अधिकार निकलते हैं, जिसमें वोट देने का अधिकार भी शामिल है। अलग अलग एजेंसियों को उस प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर नागरिकता की पहचान करनी होती है। चुनाव आयोग की भी इस संबंध में ज़रूरत होती है क्योंकि एक व्यक्ति का भारत का नागरिक होना जरूरी है। लेकिन कृपया नागरिकता अधिनियम की धारा 14 देखें। केंद्र सरकार भारत के हर नागरिक को अनिवार्य रूप से रजिस्टर कर सकती है, उसे राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है। तो यह अनिवार्य नहीं है बल्कि एक अधिकार है। अनिवार्य रजिस्ट्रेशन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसा निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए यदि ऐसा कोई काम किया जाता है तो केंद्र सरकार इस धारा के तहत नियम बनाएगी। नागरिकों को इस रजिस्टर के ना होने पर चुनाव आयोग समेत कोई भी एजेंसी जिसे नागरिकता की पुष्टि करनी होती है वह काम कैसे करेगी? उदाहरण के लिए एडवोकेट्स एक्ट के तहत वकील को भारत का नागरिक होना चाहिए। इसी तरह पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट वगैरह, इन सभी में वह टेस्ट सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। वो खुद जो है वो देता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। और अलग अलग एजेंसियां अपने अपने फैसले नहीं ले सकती। यह टेस्ट संवैधानिक और कानूनी तौर पर मान्य है, जिसमें निवास का सबूत, जन्मतिथि और सेल्फ डिक्लेरेशन शामिल है। बिल्कुल, यही बात प्रशांत भूषण ने भी कही। बिल्कुल, यहाँ शादान फरासत अपनी बात नागरिकता को लेकर, नागरिक के अधिकारों को लेकर, यानी नागरिकता अधिकारों का एक व्यापक दायरा है जिससे कई अधिकार जुड़े हुए हैं, जिनमें मतदान का अधिकार भी शामिल है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप एक यहाँ के सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो आपको मतदान करने का भी अधिकार है। और इस प्रोसेस के तहत अलग अलग एजेंसियों को नागरिकता की पहचान करनी होती है। और इस संबंध में चुनाव आयोग की भी आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है अगर आप कह रहे हैं तो। लेकिन इसके आगे कहते हैं शादान फरासत कि कृपया नागरिकता अधिनियम की धारा 14 को देखें। नागरिकता अधिनियम जो है, एक्ट, जो सिटीजनशिप एक्ट है, उसकी धारा 14 को देखिए। केंद्र सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण कर सकती है और उसे राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है। इसीलिए यह अनिवार्य नहीं बल्कि एक अधिकार है। यह अधिकार है किसका? तो देश के नागरिक का। अनिवार्य पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। इसीलिए अगर ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो केंद्र सरकार इस धारा के अंतर्गत नियम बनाएगी। और ये सब कुछ सही है। यहां पर शादान फरासत कह रहे हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन आगे गलत क्या है वो यहां बताने जा रहे हैं शादान फरासत। जी हाँ, बिल्कुल राजीव जी। और आगे शादान फरासत बताते हैं कि मुझे नहीं पता कि आपकी लॉर्डशिप ने कभी किसी बार काउंसिल का ऐसा ऑर्डर देखा है जो किसी वकील की नागरिकता तय करता हो, सिर्फ इसलिए कि ये ज़रूरत है। इसका मतलब यह नहीं कि उनके पास ये अधिकार है। कानून खुद कहता है कि जब आप ये दो बातें बताते हैं तो आपको नागरिक मान लिया जाता है, जब तक कि इसके उलट कुछ और घोषित ना किया जाए। यह बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। पासपोर्ट जैसे नागरिकता दस्तावेज के लिए भी सिर्फ पते का सबूत और जन्मतिथि का सबूत, साथ में एक डिक्लेरेशन ही काफ़ी है। ये कहना है शादान फरासत का राजीव जी कि पासपोर्ट बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है? आपके पते का सबूत, जिस पते पे आप रहते हैं, जिस एड्रेस पे आप रहते हैं, और जन्म तिथि का सबूत, ये कि आपका जन्म, आपकी जो जन्म तिथि है वो क्या है। नागरिकों को उस रजिस्टर के अभाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सहित कोई भी एजेंसी जिसके पास नागरिकता की संभावनाएं हैं, ये कार्य कैसे करेगी कि उसको वोटर अधिकार यानी वोट देने के अधिकार से ही वंचित कर देगी। जब आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं इतना आसानी से, तो आप वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं? और हिंदुस्तान में अलग अलग, बिल्कुल सही है। आप अगर पैन कार्ड बनवाते हैं वहां भी आपसे आपका पता मांगा जाता है, आपका जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है, यानी आपकी जन्मतिथि का कोई प्रमाण आपसे मांगा जाता है। आप अगर अभी तक आधार कार्ड बनवा रहे हैं वहां पर भी ऐसा ही है। आप अगर
ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, वहां भी ऐसे ही है, चाहे पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, सब में आपका पता वेरीफाई करना होता है और आपका जन्म, आपकी जो जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ, उसको वेरीफाई करना होता है। तो लेकिन यहां क्या किया जा रहा है, एग्जाम्पल दे रहे हैं यहां पर, उदाहरण के लिए वही जो आप अभी कह रहे हैं कि बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम के तहत अधिवक्ता को भारत का नागरिक होना चाहिए। इसी प्रकार पेटेंट अधिनियम, ट्रेडमार्क अधिनियम, इन सब में भी यही बात लागू है। इन सभी में स्वतः स्वघोषणा ही मानदंड है, यानी मैंने घोषणा कर दिया कि मैं भारत का नागरिक हूं, ये अपने आप में काफी है। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसी को सेल्फ सेटिस्फाइड हम करते हैं ना, बिल्कुल सेल्फ सेटिस्फाइड। हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर सेल्फ सर्टिफाइड करके हम दे देते हैं, तो वो सेल्फ सर्टिफाई करके हम देते हैं। फरासत कह रहे हैं कि अलग अलग एजेंसियां अपने अपने निर्णय नहीं ले सकती हैं। मानदंड संवैधानिक है, न कि वैधानिक, जिसमें निवास प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र और स्वघोषणा शामिल है। यानी अलग अलग एजेंसियां अपना नियम बनाने लगेंगी, फिर तो सब लोग अपनी नियम बनाएंगे, सारे एजेंसियां ही नियम बनाएंगी। ये कहां तक सही है, कहां तक उचित है? फरासत कह रहे हैं, शादान फरासत यही नहीं रुकते, वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि माननीय न्यायाधीशों ने कभी किसी बार काउंसिल के उस आदेश को देखा है जिसमें किसी अधिवक्ता, किसी वकील, किसी एडवोकेट की नागरिकता निर्धारित की गई हो, केवल इसलिए कि यह आवश्यकता है। इसका अर्थ यही है, यह नहीं है कि उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं है। कानून खुद कहता है कि एक बार जब आप इन दो बातों की घोषणा कर देते हैं तो आपको नागरिक मान लिया जाता है, जब तक कि अन्यथा घोषित न किया जाए। यह एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। यानी आप अगर अपना प्रमाण पत्र, क्या चीज का, जन्म का, और एक प्रमाण पत्र क्या चीज का, तो वो एड्रेस का, यानी एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों का प्रमाण पत्र अगर आप दे देते हैं तो स्वतः आपको भारत का नागरिक मान लिया जाता है। और लेकिन नियम ये हर जगह अलग अलग नहीं बनाए गए हैं। फरासत यहाँ पे कह रहे हैं कि पासपोर्ट जैसे नागरिकता दस्तावेज के लिए भी केवल पते का प्रमाण और जन्मतिथि का प्रमाण और साथ ही एक स्वघोषणा पत्र की आवश्यकता होती है। पासपोर्ट जैसे प्रमाण पत्र के लिए, जिस पर आप, ये ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे आप दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं जहां पासपोर्ट आपकी वैलिडिटी है, आपकी जहां आपका पासपोर्ट वैलिड है। और उसके बाद आप यहां पर कह रहे हैं कि नहीं जी, वोटर आईडी कार्ड के लिए ये नहीं ये वैसा, ऐसा वैसा, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, मजे की बात ये कि जो फॉर्म 6 जो संसद से पारित है, कानून बना है, उस फॉर्म 6 में भी डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन है। और जो आप इम्यूनेशन फॉर्म भरवा रहे हैं, उस फॉर्म को भरवा रहे हैं, तब भी आप डिक्लेरेशन तो ले ही रहे हैं ना। तो क्यों अलग से आप एक डिक्लेरेशन उसमें ले रहे हैं और कागज भी आप मांग रहे हैं? तो ये आपको मतलब उससे डिक्लेरेशन ले रहे हैं कि आपने जानकारी दी वो मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य है, यही तो होता है डिक्लेरेशन। तो ये डिक्लेरेशन तो फॉर्म 6 में भी है, तो आपने अलग से क्यों कर दिया ये? तो यही एक जो कह रहे हैं कि मिस्टर द्विवेदी ने जो कहा कि मिले गैर नागरिकों की असल संख्या मान्य नहीं रखती, लेकिन वे मान्य रखते हैं क्योंकि चुनाव आयोग असल में एक ऐसी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है जो समस्या है ही नहीं। अगर सिर्फ 10 या 20 लोग ऐसे हैं तो क्या आप 9 करोड़ लोगों की आबादी को स्कैन करेंगे? अगर मान लीजिए 10 या 20 लोग ऐसे घुस भी आए हैं, घुसपैठिए जिनको कहा जाता है, वो 10 या 20 आ गए हैं, तो क्या आप 9 करोड़ लोगों की आबादी को स्कैन करेंगे? ये नंबर कोर्ट को दिए जाने थे, वे असल में एक ऐसी समस्या का समाधान दे रहे हैं जो जरूरी नहीं कि हर राज्य में हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर फरासत आगे बढ़ते हुए कि राकेश द्विवेदी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील हैं, उन्होंने कहा है कि पाए गए गैर नागरिक जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है उसकी वास्तविक संख्या मायने नहीं रखती, लेकिन ये मायने रखती है क्योंकि चुनाव आयोग वास्तव में एक ऐसी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है जो मौजूद ही नहीं है। यानी यहां घुसपैठिए की बात हो रही है। अगर सिर्फ 10 या 20 लोग हैं घुसपैठिए, तो क्या आप लगभग 9 करोड़ लोगों, यहां 8 करोड़ 90 लाख की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यह मामला बिहार का था, तो इसलिए क्या आप 8 करोड़ 90 लाख यानी लगभग 9 करोड़ की आबादी की जांच करेंगे? यहां शादान फरासत कह रहे हैं, ये आंकड़े अदालत को दिए जाने चाहिए थे।
वो प्रभावी रूप से एक ऐसी समस्या का समाधान दे रहे हैं जो कम से कम हर राज्य में मौजूद है ही नहीं। आप हर राज्य में चले गए, एक जगह खोजने निकले थे घुसपैठिया, अब हर राज्य में आप घुसपैठिया खोज रहे हैं, कहां से मिलेगा? क्योंकि ऐसा है ही नहीं। और क्या आपको अपने ही देश के नियम पर भरोसा नहीं है? 50 यहां पर 1947 में देश आजाद हुआ और उसके बाद से लगातार नियम कायदे, 1950 की बात में कर रहा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 आ गया 1950 में, उसके बाद 51 हुआ। लगभग हर 10 साल में इस एक्ट में कुछ ना कुछ सुधार करते हुए हमने देखा है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि यहां पर हमको फिर से एसआईआर करवाना है। एसआईआर के नाम पे कितना ज्यादा यहां पर लोग परेशान हैं, वो उसकी चिंता आपको नहीं है। ये बातें यहां, और जिस चीज को खोजने के लिए गैर नागरिकों को खोज रहे हैं आप, जिसको नरेंद्र मोदी की भाषा में घुसपैठिया, अमित शाह की भाषा में घुसपैठिया कहा जाता है, हिमंता विश्व शर्मा की भाषा में तो मियां कहा जाता है, इन सबको आप वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि मियां के उस पे मत बैठिए, रिक्शे पे मत बैठिए, उनको 5 की जगह 4 रुपए ही दीजिए। इस ढंग की भाषा, इस ढंग की बातें अगर की जा रही है, कोई संसदीय पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री अगर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, संसदीय पद पर बैठा हुआ अगर कोई प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, संसदीय पद पर बैठा हुआ अगर देश का गृह मंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो देश कहां जा रहा है आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। देश बिल्कुल गड्ढे में जा रहा है, उसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल राजीव, देश गड्ढे में जा नहीं रहा है, गड्ढे में ले जाया जा रहा है। मतलब गड्ढे में जाता तो अपने आप चला जाता, मगर यहाँ तो सत्तारूढ़ दल जो है वो देश को गड्ढे में ले जा रहा है। और बिल्कुल एक तयशुदा डिज़ाइन जो है उसके तहत जो है वो ये लेकर जा रहा है राजीव जी। अब ये सीनियर एडवोकेट पीसी सेन जो है वो खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि पहले से ही 2 याचिकाएं हैं जिसमें कहा गया है कि आपको हर चुनाव से पहले एसआईआर करना चाहिए। तो आज ऐसी स्थितियां हैं कि कुछ पार्टियां कह रही हैं कि आप इसे हर समय करते हैं, आपको सामान्य सिस्टम की भी क्या ज़रूरत है, सिर्फ एसआईआर ही करें। अब ये पीसी सेन साहब की तरफ से अपने तर्क आ रहे हैं राजीव जी। पीसी सेन जो हैं ये इधर से ही याचिकाकर्ताओं की तरफ से हैं या अभी ये पता नहीं, चुनाव आयोग की तरफ से नजर आते हैं। पहले से ही 2 याचिकाएं दायर की गई हैं जिसमें कहा गया है कि आपको हर चुनाव से पहले एसआईआर करना चाहिए। तो आज स्थिति ये है कि कुछ पार्टियां कह रही हैं कि आप इसे हर बार करते हैं तो सामान्य प्रक्रिया की भी क्या जरूरत है, एसआईआर ही क्यों न करें। अच्छा, ये यहाँ पे बात हो रही है। और जो 2 याचिकाएं, कुछ याचिकाएं लगाई गई थी, आपको याद होगा, एक वकील साहब थे जो अश्विनी उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय, पीसी सेन, ये सब जो हैं चुनाव आयोग के पक्ष में कुछ याचिकाएं भी लगाई गई हैं और कुछ राज्यों की तरफ से भी, इसलिए कि कुछ याचिकाएं अगर विरोध में है तो पक्ष में भी लगा दी जाए। तो इसलिए उसी पक्ष में अपनी बात रखते हुए यहाँ पीसी सेन जो हैं वो कह रहे हैं कि पहले से ही 2 याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें कहा गया है कि आपको हर चुनाव से पहले एसआईआर करना चाहिए। तो आज स्थिति यही, आज हालत यही है कि कुछ पार्टियां कह रही हैं कि आप इसे हर बार करते हैं तो सामान्य प्रक्रिया की भी क्या जरूरत है, एसआईआर ही क्यों ना करें जब यही है। तो ये सारी बातें यहां पर रखी जा रही हैं और अलग अलग वकील, थोड़ी थोड़ी लोगों को थोड़ा थोड़ा समय दिया जा रहा है, ज्यादा नहीं। थोड़ा दिया जा रहा है। यहाँ पीसी सेन साहब जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी बात रख चुके हैं राजीव जी, उनकी भी हम लोग बताते हैं कि वो और आगे उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। पीसी सेन जो है वो आगे अपनी बात रख रहे हैं और पीसी सेन कह रहे हैं कि पहला पॉइंट जो है जो अब तक साफ तौर पर सामने आ गया, वह तर्क की पूरी कमी, रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं रखा गया है, कोई कारण नहीं बताए गए हैं, कोई सपोर्टिंग मटेरियल नहीं है। मीलॉज, इस तर्क की कमी को और भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की अपनी प्रेस रिलीज़ है, इसमें दर्ज है कि भारत के चुनाव आयोग के 7 जनवरी 2025 के निर्देशों के अनुसार बिहार राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन किया गया था। इसमें वोटर्स की कुल संख्या बताई गई है। ये नोट किया गया है कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन में जेंडर रेशियो 910 था और फाइनल पब्लिकेशन में बढ़कर 914 हो गया था और बिहार में जेंडर रेशियो में लगातार सुधार दर्ज किया गया है। इसमें जोड़े गए नामों की संख्या, हटाए गए नामों की संख्या और संबंधित अवधि के दौरान वोटर्स की संख्या में हुई कुल बढ़ोतरी बताई गई है। इसके अलावा पेज 404 पैराग्राफ 4.0.4 पर प्रेस रिलीज में कहा गया है कि समरी रिवीजन के हिस्से के रूप में सक्रिय भागीदारी को आसान बनाने के लिए विशेष अभियान दिवस आयोजित किए गए थे। यह अभियान सभी निर्वाचन क्षेत्रों के सभी पोलिंग स्टेशनों पर राजनीतिक दलों और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत के साथ आयोजित किए गए थे। इसलिए मीलॉज एक महत्वपूर्ण काम पहले ही किया जा चुका था, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने खुद स्वीकार किया है। अगर वह महत्वपूर्ण काम अपर्याप्त या दोषपूर्ण पाया गया था तो उसे कारणों और सपोर्टिंग मटेरियल के साथ बताया जाना चाहिए था। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। इसके बजाय बिना
किसी सपोर्टिंग मटेरियल के केवल अस्पष्ट कारण दिए गए हैं। दूसरा बिंदु कथित जल्दबाजी से संबंधित है। अगर हम सेक्शन 21(3) को देखें, जैसा कि आप सब जानते हैं और जैसा कि सुश्री ग्रोवर पहले ही बता चुकी हैं, यह एक नॉब एस्टेंटेड क्लॉज से शुरू होता है। यह समय की पाबंदी को हटा देता है। रिवीजन क्वालिफाइंग तारीख के साथ मेल खाना जरूरी नहीं है। एक विशेष रिवीजन किसी भी समय और किसी भी अवधि के लिए किया जा सकता है, इसलिए समय के दबाव का कोई खतरा नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, समय के दबाव का कोई खतरा नहीं। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अगर ये समानांतर तंत्र है तो धारा 25 के तहत मिलने वाली सारी सुविधा समाप्त हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नियमों के बाहर भी एसआईआर कर सकता है और इसीलिए अगर आप धारा 21(3) का व्यापक अर्थ निकालते हैं तो नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा बिना किसी रोक टोक के पैरेलल शक्ति मिलने से सारी सुरक्षा समाप्त हो जाएगी। यानी क्यों यहां पर 21(3) का व्यापक अर्थ निकालिए और उस अर्थ के साथ ही एसआईआर क्यों जरूरी है, ये बताने की कोशिश, इसको यहां एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है इनके तरफ से, पीसी सेन की तरफ से ये बातें आ रही हैं। पीसी सेन की तरफ से जो बातें आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये चुनाव आयोग के पक्ष में एक वकील जो खड़े हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। अब निजाम पाशा आ गए हैं शायद, अमलेंदु जी, है ना? जी। निजाम पाशा जो हैं वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से हैं और ये सेन साहब भी याचिकाकर्ताओं की तरफ से ही हैं राजीव जी। ये पश्चिम बंगाल की तरफ से है, चूंकि ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जो कराया था अपना वहाँ बिहार में पहले जनवरी 2025 में, और इसमें इन्होंने कहा था कि ये कराया जा रहा है अद्यतन करने के लिए और फाइनल लिस्ट आपने प्रकाशित कर दी थी। तो आपने जब एसआईआर उनकी बात रिपीट कर रहे हैं कि जब आपने वहाँ करा लिया था 2025 में, फाइनल लिस्ट हो गई थी, तो आपने जब एसआईआर की घोषणा की तो आपने उसमें क्यों नहीं बताया कारण कि भाई 2025 में जो आपने जनवरी में कराया था वो सही नहीं था, उसमें क्या खामियां थी, ये आपको बतानी चाहिए थी जब आप एसआईआर करा रहे हैं, ये आपने नहीं बताई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बातों को ही रिपीट करते हुए यहाँ पर पीसी सेन, लेकिन अब निजाम पाशा आ गए हैं। निजाम पाशा जो हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के समक्ष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया था, इसीलिए एसआईआर के समर्थन में सामग्री की कमी और फिर और भी चिंताजनक हो जाती है, क्योंकि अगर मूल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यदि उन्हें लगता है कि ये उचित नहीं थी तो इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। ये यहां पर कह रहे हैं निजाम पाशा। निजाम पाशा भी अपनी बात रखते हुए तो अलग अलग, पीसी सेन हो, निजाम पाशा हो, बृंदा ग्रोवर हो, चाहे आज इतने सारे वकील, प्रशांत भूषण हो, प्रशांत भूषण ने इसकी शुरुआत की, प्रशांत भूषण के बाद बृंदा ग्रोवर आई, बृंदा ग्रोवर के बाद फिर आए पीसी सेन आए, सादान फरासत आए और अब निजाम पाशा आ चुके हैं। सब अपनी अपनी बात यहां रख रहे हैं अमलेंदु जी, और थोड़ा थोड़ा समय मिल रहा है इन लोगों को, ये साफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा राजीव जी बहस तो हो चुकी है, मतलब याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी पक्ष रखा जा चुका है और रिजॉइंडर जो है दिया जा चुका है उनकी तरफ से भी, चुनाव आयोग की तरफ से भी। अब जो चुनाव आयोग ने अपने तर्क रखे हैं उसका क्रॉस जो है वो हो रहा है, ये क्रॉस, तो इसलिए थोड़े थोड़े उसमें ये क्रॉस अपनी सारी बातें रख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो दलीलें दी हैं उसकी किस तरीके से काट कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, चुनाव आयोग की दलीलों की काट। यहाँ पे निजाम पाशा अब आ गए हैं, सादान फरासत भी अपनी बात रख चुके हैं, अपनी बात तमाम वकीलों ने रखी हैं। अब देखते हैं आगे, क्योंकि कल कपिल सिब्बल ने भी अपनी बात रखी थी और उनके अलावा कल गोपाल शंकर नारायण ने अपनी बात रखी थी, योगेंद्र यादव ने अपनी बात रखी है, तो ये इतने सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी हुई हैं। अब अभी निजाम पाशा ही बात कर रहे हैं, निजाम पाशा अपनी बात रख रहे हैं और निजाम पाशा जो है वो काफ़ी कुछ विस्तार से राजीव जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। और निजाम पाशा कह रहे हैं कि भाई कोई भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह 2003 का रिवीजन हो या उसके बाद का कोई भी समरी रिवीजन, अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और सामान्य निवास को उसी ईमानदारी के साथ साबित करना जरूरी है। इसलिए कहना गलत है कि 2003 में तो सबूत दिए गए थे लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि बाद में काम समरी नेचर के थे। मैं दोहराता हूँ मिलॉर्ड कि कोई भी काम किसी राज्य, किसी निर्वाचन क्षेत्र या दूसरे के लिए इंटेंसिव या समरी होता है, किसी एक वोटर के लिए नहीं। यह कहना कि 2003 के बाद लोगों को बिना सबूत के वोटर लिस्ट में शामिल किया गया न केवल गलत है बल्कि एविडेंस एक्ट के तहत तय सिद्धांत के भी खिलाफ है कि सरकारी कामों को नियमित और कानूनी रूप से किया गया माना जाता है।
मिलॉर्ड, हमने ये समझने के लिए एक आरटीआई एप्लीकेशन दायर किया था कि 2003 में ऐसा क्या खास था कि सिर्फ उसी साल को बेस ईयर के तौर पर चुना गया और बाद के किसी भी साल को काफ़ी क्यों नहीं माना गया। आरटीआई क्वेरी में भारत के चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव अधिकारी बिहार द्वारा जारी सभी प्रेस विज्ञप्तियों, आदेशों, अधिसूचनाओं और निर्देशों की प्रतियां मांगी गई थी, जिसमें 2003 के इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल होने के इच्छुक वोटरों द्वारा जमा किए जाने वाले ज़रूरी दस्तावेजों के बारे में बताया गया था। मिलॉर्ड, हमें जो जवाब मिला उसमें बस इतना कहा गया था कि कृपया चुनाव आयोग के 24 जून 2025 के एसआईआर आदेश को देखें, जो खुद ही सब कुछ बताता है। साथ ही उस आदेश का एक लिंक भी दिया गया था। यह दिखाता है मिलॉर्ड कि न केवल शक्ति का इस्तेमाल तय नियमों के बिना किया जा रहा है, बल्कि ये समझाने की भी पूरी तरह से इच्छा है कि शक्ति का इस्तेमाल इस तरह से क्यों किया जा रहा है या 2003 में ऐसा क्या खास था। पारदर्शिता पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जी जी जी, बिल्कुल पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की बात है। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इस बारे में निज़ाम पाशा अपनी बात रखते हुए, निज़ाम पाशा भी याचिकाकर्ताओं के वकील हैं जो अपनी बात यहाँ रख रहे हैं और यहाँ एक डिफेंसिव मोड में नज़र आ रहा है चुनाव आयोग, वो भी दूसरी तरफ दिख रहा है। लेकिन क्योंकि इतने सारे वकील हैं, इतने वरिष्ठ वकीलों की टोली यहाँ पर ऑलरेडी है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी है अमलेंदु जी की ये लगातार बार बार चुनाव आयोग की पारदर्शिता का सवाल यहाँ बार बार आ रहा है और इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है मिलॉर्ड, आपको याद होगा कि अंतरिम आदेशों जो आपने इंटरिम ऑर्डर दिया था, उन आदेशों की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश महोदय ने चुनाव आयोग को विशेष रूप से 2003 के दिशा निर्देशों को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया था। और बिल्कुल सही, उस समय कहा गया था कि आप बताइए 2003 के जो दिशा निर्देश हैं उसको बताइए, ऐसा कभी नहीं किया गया। और अंततः एडीआर की तरफ से उपस्थित जो प्रशांत भूषण ने ही उन दिशा निर्देशों को रिकॉर्ड पर लाया, क्योंकि चुनाव आयोग नहीं लेके आ पाए थे और एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण खड़े हैं, प्रशांत भूषण ही उसको लेके आए थे। ये बात यहाँ पर कही है निजाम पाशा ने। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मुद्दे पर विचार करते समय चुनाव आयोग उन्हीं दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए प्रशांत भूषण के हलफनामे के उन पन्नों का उल्लेख करता है जिसके माध्यम से उन्हें रिकॉर्ड पर रखा गया था, जबकि चुनाव आयोग ने स्वयं यानी खुद कभी भी उन्हें इस माननीय न्यायालय के समक्ष रखना आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं समझा। 2003 की प्रक्रिया के अंतर्गत अंतर्निहित अनुमान को इस बात का आधार माना जा रहा है कि 2003 को आधार वर्ष क्यों चुना गया। मेरा विनम्र निवेदन है, कह रहे हैं निजाम पाशा, कि मेरा विनम्र निवेदन है कि दावा की गई शक्ति का दायरा अत्यधिक है और इसके प्रयोग का तरीका पूरी तरह से मनमाना और पूरी तरह से अपारदर्शी है, यानी ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। आप जो दावा कर रहे हैं आपके पास, आप जिस शक्ति की बात कर रहे हैं वो शक्ति आपके पास है लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये बात यहाँ कह रहे हैं निजाम पाशा। जी बिल्कुल बिल्कुल, निजाम पाशा कह रहे हैं कि जो आपके पास शक्ति है, लेकिन आप शक्ति जो किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, शक्ति क्या है और वो आप इसका इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से कर रहे हैं, ये निजाम पाशा ने कहा राजीव जी। अब इसके बाद जो है वो एडवोकेट शाहरुख खान जो हैं वो भी खड़े हुए हैं और एडवोकेट शाहरुख खान जो हैं राजीव जी वो भी अपनी बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए कोई दावा किया जाता है तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को सावधान रहना चाहिए। अगर बताए गए डॉक्यूमेंट्स के बारे में सवाल उठाए जाते हैं तो ईआरओ वेरिफिकेशन के लिए संबंधित सरकारी अथॉरिटी से संपर्क कर सकता है या मामले को गृह मंत्रालय को भेज सकता है, जैसा भी मामला हो। ईआरओ जांच तभी शुरू कर सकता है जब विश्वसनीय आरोप या अन्य वैध कारण सामने आए। किसी भी विश्वसनीय आरोप के अभाव में और जहां सरकार द्वारा जारी किए गए वैध डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं वहां किसी व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठाने या जांच शुरू करने का ईआरओ का अधिकार सीमित हो जाता है। इसमें आगे कहा गया है कि एक व्यक्ति को योग्य माना जाएगा यदि वह रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत बताए गए अनुसार अपनी योग्यता के समर्थन में दस्तावेजी सबूत पेश करने में सक्षम है और उसमें दिए गए किसी भी आधार पर अयोग्य नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर यह संदेह करने का कारण है कि पेश किया गया कोई भी सर्टिफिकेट फर्जी है या बिना उचित सावधानी जारी किया गया है तो मैनुअल के चैप्टर 7 के पैराग्राफ 7.4.1 के तहत ईआरओ को उस मामले की रिपोर्ट उस अथॉरिटी को देनी होगी जिसने वह सर्टिफिकेट जारी किया था। यह मिलॉर्ड चुनाव आयोग द्वारा प्रक्रिया का अपना स्पष्टीकरण है। यह स्पष्ट रूप से केवल एक वेरिफिकेशन मैकेनिज्म की कल्पना करता है। ईआरओ को वेरिफिकेशन के लिए जारी करने वाली अथॉरिटी से संपर्क करना होगा।
फिर उन्होंने आगे कहा कि विश्वसनीय आरोपों के अभाव में नामों को शुरुआती तौर पर हटाने की कल्पना नहीं की गई है, इसलिए सीमा बहुत सीमित है। यह नागरिकता के किसी भी स्वतंत्र निर्धारण से बहुत अलग है। यहाँ जिस बात की कल्पना की जा रही है वह एक बहुत निचली सीमा है जो वेरिफिकेशन तक सीमित है। यह न्याय निर्णय नहीं है, यह न्याय निर्धारण नहीं है। एक आखिरी बात है मिलॉर्ड, जो शायद बाहरी लगे लेकिन फिर भी मौजूदा मामले से संबंधित है। नागरिकता का निर्धारण केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, अक्सर इसके साथ एक राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा होती है जो इस मुद्दे को एक खास तरीके से पेश करती है। आज भी मौजूदा मुख्यमंत्री और उच्च सार्वजनिक अधिकारी सार्वजनिक बयान दे रहे हैं जिसमें इस विशेष गहन संशोधन के संचालन में प्रक्रिया के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। आपके लॉर्डशिप इस मामले से अवगत हैं और उन्हें इस तरह की चर्चा से होने वाले दुरुपयोग की प्रक्रिया के बारे में भी पता होना चाहिए। जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। विश्वसनीय आरोपों, यहाँ पर शाहरुख आलम हैं, वो शाहरुख खान नहीं, शाहरुख आलम हैं। शाहरुख खान तो याद आते ही हैं क्योंकि वो फिल्म के हीरो हैं और हालांकि ये इस नाम के कई लोग हैं, लेकिन फिर भी शाहरुख खान नहीं, ये शाहरुख आलम हैं, वरिष्ठ वकील हैं। और वो कह रहे हैं कि जो विश्वसनीय आरोपों के अभाव में नामों को प्रारंभिक रूप से भी हटाने का विचार नहीं किया जा रहा है, इसीलिए सीमा बहुत सीमित है, लिमिटेशन जो है वो है यहाँ पर। और ये नागरिकता के किसी भी स्वतंत्र निर्धारण से बहुत दूर है। यहाँ जिस सीमा पर विचार किया जा रहा है वो बहुत कम है और केवल सत्यापन तक ही सीमित है। ये न्याय निर्णय नहीं है, यानी ये न्यायपूर्ण निर्णय नहीं है, ये नागरिकता का निर्धारण नहीं है, और एक अंतिम बिंदु है। और लास्ट पॉइंट यहां कह रहे हैं कि मिलॉर्ड, जो शायद अप्रासंगिक लगे लेकिन फिर भी वर्तमान मामले में प्रासंगिक है, ये नागरिकता का निर्धारण केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, अक्सर ये एक राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा से जुड़ा होता है जो इस मुद्दे को एक विशेष तरीके से पेश करता है। आज भी मौजूदा मुख्यमंत्री और उच्च सार्वजनिक अधिकारी इस विशेष गहन पुनरीक्षण के संचालन में प्रक्रिया के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सार्वजनिक बयान दे रहे हैं। माननीय न्यायाधीश इस मामले से अवगत हैं और इस बात से भी आप अवगत होंगे कि इस तरह की चर्चा किस प्रकार की प्रक्रिया के दुरुपयोग को लगभग आमंत्रित करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप इस तरह की चर्चा किस प्रक्रिया को और यह चर्चा क्यों हो रही है, यह सोचना होगा चुनाव आयोग को। बिल्कुल यह सोचना होगा चुनाव आयोग को कि आखिर ऐसी चर्चा क्यों हो रही है, आपके गड़बड़ घोटाले की बात क्यों हो रही है, क्यों आप कहे जा रहे हैं कि आप बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन गए हैं, क्यों यह कहा जा रहा है चुनाव आयोग को। और सबसे ज्यादा जिसका नाम लिया जा रहा है वह है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी। ज्ञानेश कुमार जी, इसीलिए इनका नाम, क्योंकि इनसे पहले राजीव कुमार थे वो भी, और अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता, ये इसलिए क्योंकि यहां एक विश्वास की कमी हो गई है। जैसे देखिए कल अजीत दादा पवार का निधन हो गया कल, आप सब जानते हैं, प्लेन क्रैश हो गया, उनका चार्टर विमान क्रैश हो गया, लेकिन कोई इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि यह हादसा है, हादसे के पीछे कोई साजिश है। यह बात कई लोगों ने कही है और यहां तक कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए। क्यों ऐसा? ममता बनर्जी ने क्यों साफ साफ कहा कि मुझे जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठ जो जज हैं उनके, जस्टिस के की निगरानी में जांच हो। क्यों कह रहे हैं लालू यादव की जांच होनी चाहिए, क्यों कह रहे हैं यहां तमाम अलग अलग नेता की जांच होनी चाहिए। अब फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, फिर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सब ने यहां पे कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों? उनकी पार्टी के लोग, एक शरद पवार को छोड़ के, शरद पवार ने कहा, 84 साल के शरद पवार हैं, उन्होंने कल एक वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो रिकॉर्ड कर वो उन्होंने मीडिया में जारी किया और कहा ये कि यह हादसा है, ये जांच नहीं है। आखिर क्यों उनको ये लगता है हादसा? ठीक है हादसा है, लेकिन फिर भी जांच होनी चाहिए। ब्लैक बॉक्स की जांच होती है ना हादसे के बाद भी, आज ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जांच होगी, तो जांच को आमंत्रित क्यों नहीं कर रहे हैं आप? और यही यहां पर कह रहे हैं शाहरुख आलम कि मौजूदा चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उच्च सार्वजनिक अधिकारी, इस विशेष गहन पुनरीक्षण के संचालन में प्रक्रिया के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं और सार्वजनिक बयान दे रहे हैं। और माननीय न्यायाधीश जी यानी मिलॉर्ड इस
मामले से अवगत हैं आप और इस बात से भी अवगत होंगे कि इस तरह की चर्चा किस प्रकार की प्रक्रिया के दुरुपयोग को लगभग आमंत्रित करती है। बिल्कुल सही कहा। इसके आगे क्या बात हो रही है? इसके आप सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन खड़े हुए और उन्होंने कहा कि कम से कम जो आपके लॉर्डशिप को देखना चाहिए वह यह है कि चुनाव आयोग ये दिखाए कि उन्होंने अपना दिमाग लगाया है। वे कितनी भी बड़ी अथॉरिटी क्यों ना हो, उनकी पावर कितनी भी खास क्यों ना हो, हर संवैधानिक अंग की तरह उनका भी यह कर्तव्य है कि वे अपना दिमाग लगाएं। और ऑर्डर को पढ़ने से यह बात साफ नहीं होती कि उन्होंने दिमाग लगाया है। कम से कम यह तो देखें कि इस फैसले तक पहुंचने के लिए क्या विचार विमर्श हुआ था। आर्टिकल 324 के तहत पूरी पावर का मतलब यह नहीं है कि मनमानी करने की छूट मिल जाए। इस पावर का इस्तेमाल अभी भी जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। ये महत्वपूर्ण बात राजू रामचंद्रन जो सीनियर एडवोकेट हैं राजीव जी, उन्होंने अभी कही है। बिल्कुल बिल्कुल। राजू रामचंद्रन अपनी बात रखते हुए और कहते हुए यहाँ पर कि आखिर क्या सही है क्या गलत है, कह रहे हैं मिलॉर्ड माननीय न्यायाधीशों को कम से कम ये तो देखना चाहिए कि उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग किया है, चाहे वो कितने भी उच्च अधिकारी हों, चाहे उनकी शक्ति कितनी भी विशिष्ट हो, प्रत्येक संवैधानिक अंग की तरह उनका भी विवेक का प्रयोग करने का कर्तव्य है उनको। और आदेश को पढ़ने से विवेक आपका जो प्रयोग है वो स्पष्ट नहीं होता है। यहाँ पर ये साफ साफ बात कही जा रही है। रामचंद्रन कहते हैं आगे कि कम से कम ये तो देखें कि इस निर्णय तक पहुँचने के लिए क्या क्या विचार विमर्श नहीं हुआ, क्या क्या हुआ था वहाँ पे। अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त पूर्ण शक्तियाँ असीमित विवेकाधिकार प्रदान नहीं करती हैं। इस शक्ति का प्रयोग अभी भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ये बात यहाँ कह रहे हैं राजू रामचंद्रन जी। राजू रामचंद्रन वरिष्ठ वकील अपनी बात रखते हुए यहाँ पे अमलेंदु जी आगे भी रामचंद्रन ही राजीव जी आगे भी अपनी बात रख रहे हैं। बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने भी बात रखी है। और राजू रामचंद्रन अब कह रहे हैं राजीव जी कि मूल सवाल यह है कि चुनाव आयोग को क्लॉज 6 में बताई गई जरूरतों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों को हटाने की शक्ति कहाँ से मिलती है। इसका जवाब आपके लॉर्डशिप को नहीं दिया गया है। एक एक करके वैधानिक प्रक्रिया से नियमों से ही इस तथाकथित पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग ने मेरे सम्मानपूर्वक निवेदन के अनुसार आपके लॉर्डशिप को संतुष्ट नहीं किया है। दूसरा, राज्यों के चुनाव में कारणों की कमी साफ दिखती है। 24 जून की अधिसूचना में कम से कम यह कहा गया था कि बिहार में जल्दी चुनाव होने वाले हैं। वही तर्क अब कई राज्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है। शामिल 12 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी है जहाँ दिसंबर 2028 में चुनाव होने, तो फिर इतनी जल्दी क्या है और दूसरे राज्यों को बाहर रखने का क्या कारण है जहाँ 2028 में चुनाव होने हैं। मीलॉर्ड, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है। हमने रिकॉर्ड पर एक टेबल रखी है जिसमें बताया गया है कि अलग अलग राज्यों में चुनाव कब होते हैं। फिर मीलॉर्ड्स में पहले पेज पर पैराग्राफ 6 इस काम को विधायी चरित्र का बताने की कोशिश करता है। किसी कार्रवाई को सिर्फ विधायी कहने से वह मनमानी के आधार पर चुनौती से मुक्त नहीं हो जाती। अगर मान भी ले बहस के लिए कि यह विधायी है तो मैं कहूँगा कि इसे ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह किसी चुनी हुई विधायिका से नहीं निकला है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे एक विशेष संवैधानिक शक्ति कहा जा सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से उस अर्थ में विधायी नहीं है जिस अर्थ में चुनी गई विधायिका द्वारा घोषित विधायी तथ्यों को वैध माना जाता है। यह सिद्धांत किसी संवैधानिक निकाय पर लागू नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी ऊंचा हो जो चुना हुआ ना हो। मेरा आखिरी निवेदन यह है कि चुनाव आयोग के तर्क का मुख्य बिंदु, जैसा कि मैंने समझा, यह है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संवैधानिक आदेश को आगे बढ़ाने के लिए केवल नागरिकों को दिया गया अधिकार है। यह चुनाव आयोग का जरूरी कर्तव्य है कि यह सुनिश्चित करे कि इस मूल्यवान संवैधानिक अधिकार का प्रयोग केवल नागरिकों द्वारा ही किया जाए। आइए इस बात को मान लेते हैं, लेकिन हर शक्ति के साथ एक कर्तव्य जुड़ा होता है। अगर चुनाव आयोग ऐसी पूरी शक्ति का दावा करता है तो उसके साथ एक संबंधित कर्तव्य भी आता है। और वह कर्तव्य क्या है? हालांकि वोट देना है या नहीं देना यह नागरिक की मर्जी है, जिसमें नोटा का ऑप्शन भी शामिल है, लेकिन चुनाव आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह पूरी वोटर लिस्ट तैयार करे। यह सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य है कि हर योग्य व्यक्ति उस लिस्ट में शामिल हो। वह यह नहीं कह सकता कि अगर किसी ने कोई खास फॉर्म नहीं भरा तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर चुनाव आयोग खुद को इतनी बड़ी संवैधानिक भूमिका वाला बताता है तो यह भी उसकी सक्रिय संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि हर योग्य नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल हो। इस काम में अपनाई गई पूरी प्रक्रिया एक सुविधा देने वाले की नहीं है। इसके उलट रुकावट पैदा करके मान्य पहचान दस्तावेजों को बाहर करके और पूरा बोझ व्यक्ति पर डालकर चुनाव आयोग ने, मैं तो कहूंगा कि यह सुनिश्चित करने का अपना संवैधानिक कर्तव्य छोड़ दिया है कि हर योग्य भारतीय नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल हो।
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर हर योग्य भारतीय जो है वोटर लिस्ट में शामिल हो, ये कह रहे हैं। इस प्रक्रिया में अपनाई गई पूरी कार्यप्रणाली किसी सुविधादाता की नहीं है, इसके विपरीत बाधाएं खड़ी करके, मान्य पहचान दस्तावेजों को बाहर करके और सारा बोझ व्यक्ति पर डालकर चुनाव आयोग ने, मैं तो यहां तक कहूंगा, कह रहे हैं यहां पर राजू रामचंद्रन की, मैं तो यहां तक कहूंगा कि हर पात्र भारतीय नागरिक का मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य का त्याग कर दिया है यहां पर। यानी यहां चुनाव आयोग ने अपने जो चुनाव आयोग का जो संवैधानिक कर्तव्य है उसका त्याग कर दिया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि एसआईआर पर सुनवाई पूरी हो गई। इसके साथ ही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एसआईआर पर सुनवाई पूरी हो गई है और यहां इसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने, कि अब दैट्स ऑल, आप लोगों की सुनवाई पूरी होती है और फैसला अब सुरक्षित रख लिया जाता है। यानी एसआईआर पर सुनवाई पूरी। अभी तक 7 महीने हम लोग भी, अमलेंदु जी, इंतजार कर रहे थे आखिर कम से कम हम लोग भी दोपहर में खाना खाने के बाद जब आप कार्यक्रम करते हैं कई बार नींद भी आती, नींद के झोंके भी आते हैं और सीजीआई साहब को भी आती है। लेकिन सीजीआई साहब को भी और खासकर सीजेआई साहब को जब नींद आती है लंच के बाद, तो उसके बाद भी बैठकर वो सुन रहे हैं और उनके साथ जॉय माल्या बागची साहब वो भी सुन रहे थे। दोनों जजों की बेंच ने ये सुनवाई पूरी कर ली है। उन्होंने सबको धन्यवाद कहा है, तमाम राजू रामचंद्रन। देखिए कितने वकील यहाँ पर, किन किन लोगों ने यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं, कितने वकीलों ने अपनी बात रखी है। अब फैसले की घड़ी है, इंतजार है कि फैसला क्या आता है। सब फैसले का इंतजार करेंगे और लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि फैसला जो है वो देश की जनता के पक्ष में आए, इसकी उम्मीद हम करते हैं। देश की जनता, जिस आवाम के लिए जो वोटर है, सबसे मजेदार बात कि जो आप जब वोट देने के अधिकारी, अभी तक मैं कल भी कह रहा था खासकर अपने शाम के कार्यक्रम न्यूज पॉइंट में, कि जब आप वोट ले लेते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि 2003 के बाद से आप वोटर हैं या नहीं हैं वो साबित कीजिए, तो आपने अभी तक वोट क्यों लिए हमसे? वोट लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए, वोट लेकर गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन आज आप अपनी कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं और हमसे हमारा वोटर आईडी कार्ड छीन लिए। जी, हम हमारा वोटर आईडी कार्ड आप छीन रहे हैं। और अभी तक ये पता नहीं कि मोदी जी ने भी एसआईआर का फॉर्म भरा कि नहीं भरा। ये ज्ञानेश कुमार जी ने भी भरा कि नहीं भरा, और भरा तो क्या डॉक्यूमेंट्स दिए बताएं देश को। भाई जब मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई थी तो आगे सामने बताया था ना कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है। तो मोदी जी ने अगर एसआईआर का फॉर्म भरा है तो सामने आकर बताएं कि एसआईआर का फॉर्म भरा है और फॉर्म में क्या भरा है उन्होंने, ये बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो यहां पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और चुनाव आयोग मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, आप सभी का धन्यवाद करता हूं, जितने यहां वरिष्ठ वकीलों का धन्यवाद उन्होंने किया और फैसला बोला कि सुरक्षित है। और फैसला सुरक्षित रखने के बाद अब इस सुनवाई में यही विराम लगता है। फैसला कब आएगा ये इसका इंतजार रहेगा। थैंक यू एवरीवन। जजमेंट रिजर्व्ड कह रहे हैं, एसआईआर पर जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है और इसके बाद अब इंतजार है कि फैसला कब सुनाया जाएगा। इतना तो तय मानिए कि फैसला सुनाने से पहले इसमें बहुत दिन लग सकते हैं, कम से कम 15-20 दिन 25 दिन, अगर जल्दी चाहें तो। नहीं तो फिर इंतजार कीजिए, चुनाव के बाद भी फैसला आ सकता है। राजीव जी, वो जो चुनाव आयुक्तों की उस पर जो याचिका गई थी पिछली साल, तो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच थी जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ रहा है, और ये कहा था कि होली के बाद सुनेंगे। अगली होली आने को है, लेकिन उस पर अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। तो फिर जस्टिस सूर्यकांत साहब हैं, बहुत काम है उनके पास। अब चूंकि वो देश के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसलिए यहाँ भी इंतजार रहेगा, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और इसके साथ ही अब अमलेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में बने रहने के लिए और तमाम साथियों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यहाँ सुरक्षित रख लिया है अमलेंदु जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, आप सभी का धन्यवाद, निर्णय सुरक्षित रखा गया है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। एसआईआर पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। 11 याचिकाएं एसआईआर, मूल रूप से एसआईआर जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जा रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य, ये कार्य संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, इस पर जबरदस्त सुनवाई हुई। इस पर खूब सारी दलीलें पेश की गई, लेकिन इन
दलीलों में कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे, कौन पीछे, ये सब कुछ पता चलेगा जब फैसला आएगा तो। लेकिन अभी चूंकि ये फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है, एसआईआर की सुनवाई पूरी हो गई है, और आज जब इसकी सुनवाई की शुरुआत हुई तो सबसे पहले प्रशांत भूषण आए सामने, प्रशांत भूषण के बाद फिर बृंदा ग्रोवर आई, बृंदा ग्रोवर के बाद शादान फरासत आए, शादान फरासत के बाद निजाम पाशा आए, निजाम पाशा के बाद फिर राजू रामचंद्रन आए, फिर शाहरुख आलम आए। ये तमाम वकील, वरिष्ठ वकील आए, इन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। कल भी इस पर सुनवाई हुई थी और कल कपिल सिब्बल ने अपनी बात की शुरुआत की थी। हालांकि शुरुआत चुनाव आयोग की तरफ से वकील विजय हंसारिया जी, मैं नाम उनका भूल जाता हूं, विजय हंसारिया ने अपनी बात रखी थी, और विजय हंसारिया के बाद फिर कपिल सिब्बल आए थे, कपिल सिब्बल के बाद फिर गोपाल शंकर नारायण आए थे, गोपाल शंकर नारायणन वो आए थे, और उनके बाद योगेंद्र यादव आए थे। कल की सुनवाई यहां खत्म हो गई थी और कहा गया था कि टू बी कंटिन्यूड टुमारो, यानी आज। और आज जब सुनवाई यहां 3 बजे से शुरू हुई है, अब अभी इस वक्त 3:56 घड़ी की सुइयां दिखा रही हैं, और तब इतने सारे वकीलों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। और चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने लगभग 7 से 8 दिनों का समय लिया है, खूब उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, अलग अलग ढंग से इतनी बातें रखी हैं, और सारी बातें, जो सारी दलीलें पेश की गई थी इधर से विपक्ष की तरफ से, उन तमाम दलीलों को काटने खारिज करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन एडजॉइंडर यहां पर कुछ और जोड़ा गया इन लोगों की तरफ से, याचिकाकर्ताओं की तरफ से, जो आज इतने सारे वकील आए, और उसके बाद अब फैसला सुरक्षित है। फैसला सुरक्षित, अब इंतजार फैसले का इतना तो तय है, आज फैसला नहीं आएगा, लेकिन फैसला कब आएगा इसका इंतजार कीजिए। हो सकता है कि 1 सप्ताह के अंदर आए, हो सकता है 10 दिन के अंदर आए, हो सकता है 10 महीने के बाद आए। फैसला है, जब फैसला लिख जाएगा सुनवाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर अमरेंदु जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों जो इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। और शाम 7 बजे न्यूज़ पॉइंट देखना मत भूलिए, उसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे समाचारों का विश्लेषण, और उस सबके साथ अगर आपने आज तक देखा नहीं शाम का कार्यक्रम न्यूज़ पॉइंट, तो ज़रूर आज आइए, देखिए कार्यक्रम कैसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।